क्वेश्चन नंबर 31 कंकाल उपन्यास किसका है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी का। यह उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं जिसमें कंकाल, तितली, इरावती, यह 3 उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कंकाल उपन्यास में तत्कालीन समाज के यथार्थ और धार्मिक आडंबरों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 अशोक के फूल यह निबंध किसका है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया था। यह एक ललित निबंध है। इन्होंने अपने निबंध में भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा को बहुत ही सजगता से आधुनिक संदर्भ से जोड़े हैं। कूटज और कल्पलता भी इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 सहसंवेदनवाद की संज्ञा किसकी है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स पाश्चात्य काव्यशास्त्र में I.A.S. रिचर्ड्स ने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेसी क्रिटिज्म में आवेगों के संतुलन और मन की विभिन्न अनुभूतियों के एकीकरण की बात की है, जिसे सहसंवेदनवाद से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया है? 34 का राइट आंसर है और एक क्रोचे। यह इतावली दार्शनिक थे। क्रोचे का मानना था कि कला सहजानुभूति है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास पुनर्नवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें इतिहास का उपयोग केवल घटनाओं के पुनर्निर्माण के लिए किया गया है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है उपन्यास में भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया है। यह कथन सही है। यह उपन्यास तिलस्मी और अय्यारी परंपरा से प्रभावित है। यह कथन गलत है। इसमें ऐतिहासिक परिवेश के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना का रूपांकन किया गया है। यह कथन सही है। तो दिए गए कूट के अनुसार ऑप्शन सी सही है। केवल 2 और 4 कथन सही है। द्विवेदी जी के उपन्यासों का मुख्य लक्ष्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्व्याख्या करता है। 4 भी सही है क्योंकि इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मृक्ष कटिकम और अन्य स्रोतों के माध्यम से आधुनिक चेतना को उभारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन है? इसमें कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, 2-3 कवियों के। इन कवियों में कौन से ऑप्शन में ऐसे सभी कवियों का नाम दिया गया है जो छायावादी कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। यह छायावादी कवि है। छायावाद प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सुमेलित कीजिए। काल एवं उनका समय दिया गया है जिसको सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह इसका राइट आंसर है। वीरगाथा काल को 1050 से 1375 तक का समय माना जाता है। वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। रीति काल इसका समय 1700 से 1900 ईस्वी माना जाता है और इसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। तथा आधुनिक काल यह 1900 से लेकर 1980 तक अथवा अब तक माना जाता है। इसे आधुनिक काल या फिर गद्य काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 नीचे 2 कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है लोनजाइनस ने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। कारण आर दिया गया है लोनजाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और 2 दोनों सत्य है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लोनजाइनस ने उदात्त को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। लोनजाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है। पाश्चात्य आलोचक लोनजाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। उनके अनुसार उदात्त का कार्य केवल समझाना या मनोरंजन करना नहीं है बल्कि पाठकों को आनंद और विस्मय की ऐसी अवस्था में ले जाना है जहां वह मंत्रमुग्ध हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
पहला ऑप्शन है, यह हिंदी की पहली ऐसी आत्मकथा है जिसमें लेखक ने अपने कुल और वंश के दोषों का अत्यंत बेबाकी से वर्णन किया गया है। यह कथन सही है। इसमें मतवाला मंडल और तत्कालीन पत्रकारिता के अंतर्विरोधों का चित्रण मिलता है। यह भी कथन सही है। उग्र जी ने इसमें अपने शैशव से लेकर जवानी तक के संघर्षों और अपनी उग्र प्रवृत्ति के मूल कारणों को उजागर किया है। यह भी कथन सही है। जबकि कथन डी है, इस कृति का संपादन और प्रकाशन महात्मा गांधी के हरिजन पत्र के आदर्शों से प्रभावित होकर किया गया है। यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिपि में स्वर एवं व्यंजन की क्रमबद्धता। देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है क्योंकि इसमें वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु आदि के आधार पर स्वर और व्यंजनों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया है। 41, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने तथा उसके क्रमिक विकास हेतु किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बनाया गया और शुरू में 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के निर्देश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में कौन सी समिति कार्यरत है? 42 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र की स्थापना 1936 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई थी। इसका उद्देश्य पूरे भारत विशेषतः अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार करना है। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक है, रमेश चंद्र शाह का आलोचना कर्म इतिहास चिंतन परंपरा और संस्कृति का भरा पूरा संसार है। कारण, शाह के पास अपने ढंग का मूल विवेक है। दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्य है परंतु आर असत्य है। अभिकथन एक सत्य है कि रमेश चंद्र शाह का आलोचना कर्म इतिहास चिंतन परंपरा और साहित्य का भरा पूरा संसार है, परंतु इसका जो कारण बताया गया है यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सुमेलित करना है। इनके रचना एवं रचनाकार के नाम को सुमेलित करना है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में दिए गए ऑप्शन सही है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना आचरण की सभ्यता है। रामचंद्र शुक्ल की रचना श्रद्धा और भक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी रचना की गई है। कुबेरनाथ राय जी के द्वारा हरिशंकर परसाई की रचना विकलांग श्रद्धा का दौर है तथा विद्यानिवास मिश्र की रचना अस्थि अस्थि की पुकार हिमालय, यह विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सुमेलित करना है। इसमें भी रचना एवं रचनाकार के नाम दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है। इसमें नागार्जुन की रचना बादल को घिरती देखा है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना मांझी न बजाओ बंसी, यह है। सुदामा पांडे की रचना संसद से सड़क तक तथा भवानी प्रसाद मिश्र की रचना सतपुरा के जंगल में है। तो दिए गए ऑप्शन से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर वैचारिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर वैचारिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, प्रगतिवाद में मुक्त छंद के उपयोग को खारिज कर दिया था जिसे बाद में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा प्रयोग के मूल तत्व के रूप में पेश किया गया। यह कथन गलत है। दोनों आंदोलन प्रकृति में विशुद्ध रूप से सौंदर्यवादी से और समकालीन राजनीतिक या आर्थिक मुद्दों के साथ किसी भी जुड़ाव से बचते थे। यह भी गलत है। प्रगतिवाद ने व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया जबकि प्रयोगवाद ने सामूहिक सामाजिक संस्क्रांति पर जोर दिया। यह भी कथन गलत है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थवाद से गहराई से प्रभावित था जबकि प्रयोगवाद से व्यक्तिगत अनुभव और भाषाई प्रयोगों को प्राथमिकता दी गई। यह कथन सही है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से विचारधारा से प्रभावित था जबकि प्रयोगवाद ने व्यक्तिगत अनुभव और भाषाई प्रयोगों
को प्राथमिकता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दुनिया का अनमोल रत्न में प्रेमचंद्र ने देशभक्ति को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया, यह कथन सत्य है। ताई कहानी में रमेश्वरी का चरित्र प्रारंभ से ही वात्सल्य और ममता से परिपूर्ण दिखाया गया है, यह कथन गलत है। कफन कहानी घीसू और माधव के माध्यम से दलित चेतना के सकारात्मक उत्थान को रेखांकित किया गया है, यह भी कथन गलत है। कानों में कंगन कहानी में योगेश्वर और किरण का प्रेम आधुनिक नारीवाद की पहल अभिव्यक्ति है, यह कथन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दुनिया का अनमोल रत्न यह प्रेमचंद्र की पहली कहानी मानी जाती है जो सोजे वतन में संग्रहित है। इसमें नायक दिलफिगार अंत में देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक के खून की आखिरी बूंद को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न बताता है, जो देशभक्ति की सर्वोच्चता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मनरे पर श्री हरि के चरण, सुगम शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, यह पद किसका है? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई का। यह प्रसिद्ध पद कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। इसमें वे अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करने के लिए कर रही। क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है? इसका होगा ऑप्शन डी उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का साम्य। फोनेटिक टाइपिंग का मतलब है फोनेटिक टाइपिंग का मतलब है जैसा बोलना वैसा लिखना। इसमें हम अंग्रेजी की कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे भारत टाइपिंग करने पर भारत लिखा जाता है। यदि हम भारत भारत इस तरह अगर टाइपिंग करते हैं तो हिंदी में भारत लिखाता है। इसी को फोनेटिक कहा जाता है। इसका आधार है उच्चारण और अक्षरों को साम्य, मतलब जैसा बोला जा रहा है वैसा ही लिखा आना चाहिए, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, तुलनात्मक आलोचना का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्म सिंह शर्मा को। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। हिंदी साहित्य के तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत पद्म सिंह ने बिहारी और शादी की तुलना करके की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मेरा परिवार इस रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। मेरा परिवार यह महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने पालतू पशु पक्षियों जैसे नीलकंठ, मोर, गिल्लू गिलहरी, गौरा गाय का अत्यंत आत्मीय चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 52, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा विधा का प्रकार कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवनी। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। यह हिंदी की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण जीवनियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला कथन है यूनिकोड प्रणाली में देवनागरी लिपि का उपयोग केवल वेब ब्राउजर तक सीमित है। बी है यूनिकोड देवनागरी लिपि को केवल एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम तक सीमित करता है। सी है यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौमिक कोड निर्धारित करता है, जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एकरूपता बनी रहती है। डी है यूनिकोड में देवनागरी वर्णों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे पहले अलग अलग फॉन्ट जैसे कीर्तिदेव का इस्तेमाल होता था, जो हर कंप्यूटर पर नहीं खुलते थे। यूनिकोड ने हर अक्षर को एक विशिष्ट नंबर दे दिया, जिससे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी वेबसाइट पर देवनागरी को एक समान रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास तथा राजभाषा संबंधित नीतियों के निर्माण हेतु किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है? 54 का राइट आंसर है ऑप्शन एक 344 एक और 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किस आलोचक ने माना है? 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रुक्स ने। नई समीक्षा के प्रमुख स्तंभ क्लीथ ब्रुक्स ने अपनी पुस्तक द बेल रफ अर्न में
पैराडॉक्स अर्थात विरोधाभास को काव्य की भाषा का अनिवार्य तत्व माना है। उनके अनुसार कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नाटक तत्कालीन शासक व्यवस्था की अवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग प्रस्तुत करता है। दूसरा कथन है, नाटक में टके शेर भाजी टके शेर खाजा उक्ति आर्थिक समानता के आदर्श को दर्शाता है। तीसरा कथन है, यह नाटक हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। चौथा कथन है, नाटक का शिल्प मुख्यतः करुण रस पर आधारित है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था की अव्यवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग प्रस्तुत करता है। यह कथन सत्य है। कथन दूसरा गलत है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा आर्थिक समानता नहीं बल्कि विवेकहीनता और अंधेर गर्दी को दर्शाता है, जहां अच्छे बुरे का मूल्य एक समान होता है। तीसरा कथन भी सही है। यह नाटक हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। यह कथन भी सही है। चौथा कथन गलत है। यह नाटक शिल्प मुख्यतः करुण रस पर आधारित नहीं है, यह हास्य और व्यंग पर आधारित है, करुण रस पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी कितने सर्गों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी कुल 15 सर्गों में विभाजित है, जो मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांडों में। रामचरितमानस 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 कांड। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। इसका क्रम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह सभी सातों रामचरितमानस के 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 59, सुमेलित करना है। यहाँ प्रमुख आलोचक और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा लॉन्जाइन्स ने उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दिए गए ऑप्शन में यह बी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन उपन्यासों के वर्ण विषय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दिए गए ऑप्शन में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 है, राग दरबारी में शिवपालगंज की विसंगतियों के माध्यम से व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, बसंत उपन्यास में महानगर की झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्तियों और विस्थापन के संघर्षों को दिखाया गया है। यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, झूठा सच विभाजन की त्रासदी और शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं को चित्रित करता है। यह कथन भी सही है। चौथा है, आपका बंटी में पारिवारिक विघटन के बीच बच्चों के मनोवैज्ञानिक की तुलना में राजनीति को प्रधानता दी गई है। यह कथन गलत है, क्योंकि मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी पूरी तरह से बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। इसमें राजनीति नहीं बल्कि तलाकशुदा माता पिता के बीच पिस रहे एक बच्चे के मानसिक द्वंद्व और पीड़ा को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारत में हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारोपीय। भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक तथा चीनी तिब्बत। भारोपीय परिवार भारत में सबसे बड़ा परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सुमेलित करना है। यहाँ पे रचना एवं रचनाकार के नाम दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है। चिदम्बरा यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उर्वशी यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संपूर्ण साहित्य यह कृष्ण सोबती की रचना है तथा यामा यह महादेवी वर्मा की रचना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी यह सुमेलित है, सही है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसके लिए इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उर्वशी यह रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रबंध काव्य है, इनके लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। संपूर्ण साहित्य कृष्ण को सोबती की रचना है, जिसके इनके समग्र योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तथा यामा यह महादेवी वर्मा की रचना है, इसके लिए इन्हें 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संरचनावाद इसके प्रवर्तक फर्डिनांड द सॉस्यूर हैं। उत्तर संरचनावाद इसके प्रवर्तक रोला बार्थ है। स्त्री विमर्श यह प्रभा खेतान जी इनके प्रवर्तक है।
या विचरण, यह जैक डेरिडा इनके प्रवर्तक हैं। तो दिए गए सूची के अनुसार ऑप्शन बी यह सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सामनाथ किस कहानी का पात्र है? 64 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीफ की दावत। भीष्म कहानी की प्रसिद्ध है। सामनाथ इस कहानी का मुख्य पात्र है जो अपनी चीफ यानी कि बॉस को खुश करने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को छिपाने और सजावट की वस्तु बनाने की कोशिश करता है। यह कहानी मध्यम वर्गीय खोखलेपन और प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर चोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से भूषण के ग्रंथ कौन कौन से हैं? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन एक, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। यह सभी रचनाएं भूषण जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 66, सुमेलित करना है। पत्र पत्रिकाएं दिए हुए हैं एवं उनका प्रकाशित वर्ष है, उसको सुमेलित करना है। सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन 1850 ईस्वी में हुआ था। यह काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। प्रजामित्र इसका प्रकाशन 1834 ईस्वी में हुआ। तत्वबोधिनी यह पत्र 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह बरेली से प्रकाशित है। और बंगदूत इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित बंगदूत है। दिए गए ऑप्शन में सी इसका सुमेलित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, शिवा बावनी कृति किसकी है? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूषण। महाकवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि है। शिवा बावनी में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का 52 कविताओं में वर्णन किया है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचना छत्रसाल दशक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित रचनाकारों का कालानुक्रमिक सही अनुक्रम क्या है? इसमें ऑप्शन एक सही है। नाथूराम शर्मा शंकर का समय 1859 माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का समय 1864 है। रामचरित उपाध्याय जी का समय 1872। मैथिली शरण गुप्त इनका समय 1886 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रसिद्ध पंक्तियाँ एवं उनके रचनाकार का नाम दिया गया है। गुरु गोविंद दोऊ खरे, यह पंक्ति कबीर जी की है। अब कैसे छुटी राम नाम रट लागी, यह रैदास जी की पंक्ति है। गगन हमारा बाजा बाजे, मूल मंत्र फल हाथी, यह जम्भनाथ की पंक्तियां हैं। तथा दादू पद जोड़े क्या पाइए, साखी कहे का होय, यह पंक्ति दादू दयाल की है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, चिड़ों पर चांदनी, यह यात्रा साहित्य किसने लिखा है? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा। यह रचना निर्मल वर्मा का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। इसमें उन्होंने अपनी यूरोप यात्रा के अनुभवों और वहाँ की संस्कृति व प्रकृति का बहुत ही सुंदर और दार्शनिक चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये रचनाएं किसकी है? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। इन्होंने इसकी रचना अवध भाषा में की है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और विश्व बंधुत्व की भावना को अभिव्यक्त करता है। कारण आर दिया गया है, नाटक के अंत में कार्नेलिया चाणक्य की कूटनीति चालों से त्रस्त होकर सिकंदर के साथ पुनः यूनान लौट जाती है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तो सत्य है किंतु आर गलत है। यह सत्य है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और विश्व बंधुत्व की भावना को अभिव्यक्त करता है, किंतु जो कारण आर दिया गया है वह गलत है। नाटक के अंत में कार्नेलिया यूनान नहीं लौटती बल्कि उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है और वह भारत की ही होकर रह जाती है। वह चाणक्य के चालों से त्रस्त नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मैला आंचल उपन्यास किसका है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु का। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी को हुआ है। हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। ममता कालिया का उपन्यास दुखम सुखम है।
रामदास मिश्र जी का उपन्यास पानी के प्राचीर है। उसी तरह विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास अर्धनारीश्वर है। क्वेश्चन नंबर 74 सुमेलित कीजिए। काल एवं रचनाकार के नाम को सुमेलित करना है। प्रारंभिक काल प्रारंभ से 600 विक्रमी तक यह अज्ञात से भामा की ओर है। रचनात्मक काल 600 से 800 विक्रम संवत तक यह भामा से आनंदवर्धन का काल कहलाता है। निर्णयात्मक काल 800 से 1000 विक्रमी तक आनंदवर्धन से मम्मट तथा व्याख्या काल 1000 से लेकर 1750 तक यह मम्मट से पंडित जगन्नाथ जी का। तो दिए गए कूट के अनुसार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 इन कहानियों के शिल्प संवेदना और आधुनिकता बोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला कथन है उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी सेवानिवृत्त के बाद गजाधर बाबू के अपने ही परिवार में अजनबीपन और फालतू हो जाने की त्रासदी को चित्रित करता है। दूसरा कथन है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है जो अकेलेपन और प्रतीक्षा के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित। तीसरा कथन है कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार करती है, जहां एक अर्थी के साथ चलने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में मशगूल हैं। चौथा कथन है मलबे का मालिक भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जिसमें मोहन राकेश ने गनी मियां के माध्यम से मानवीय संवेदना और सांप्रदायिकता के द्वंद्व को दिखाया है। पांचवा कथन है जहां लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव द्वारा रचित है, जो लक्ष्मी पात्र के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था और पारिवारिक घुटन के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यह सभी सही है। उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी गजाधर बाबू के माध्यम से सेवा मुक्त व्यक्ति के परिवार में अजनबी हो जाने की पीड़ा को बखूबी दिखाया गया है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है, जिसे डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति मानी है। दिल्ली में एक मौत इसके लेखक कमलेश्वर है। यह कहानी महानगरों में व्याप्त यांत्रिकता और संवेदनहीनता को दर्शाता है, जहां लोग सब यात्रा के साथ चलते हुए भी अपनी निजी चर्चाओं में व्यस्त हैं। मलबे का मालिक यह रचना मोहन राकेश का है। यह भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जिसमें गनी मियां के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को चित्रित किया गया है। पांचवा है जहां लक्ष्मी कैद है। यह कहानी राजेंद्र यादव की है। यह कहानी लक्ष्मी नामक पात्र के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था और पारिवारिक घुटन के यथार्थ को प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 76 महाभारत के 8वें दिन के बाद की घटना का वर्णन किस नाट्य कृति में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अंधा युग। यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है। इसकी कथा महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन की संध्या से शुरू होकर कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक चलती है। यह नाटक युद्ध के बाद की विभीषी का बिखराव और नैतिक पतन को आधुनिक संदर्भ में चित्रित करती है। अम्बपाली यह रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कोणार्क यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है तथा आधे अधूरे यह मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संस्मरण। यह रचना विष्णुकांत शास्त्री की है, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों और महापुरुषों की स्मृतियों को संजोया है। जब कोई लेखक अपने स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन करते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट 8 निम्नलिखित में से कौन से नाटककार भारतेंदु युग के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास तथा राधा चरण गोस्वामी। यह सभी भारतेंदु युग के नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 नीचे दी दो कथन है, जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है नागरी प्रचारिणी सभा 1893 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करना था। कारण आर दिया गया है सभा ने राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ साथ हिंदी के वैज्ञानिक और साहित्यिक स्वरूप को भी समृद्ध किया है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करना नहीं था, यह कथन सत्य है। सभा ने राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ साथ हिंदी के वैज्ञानिक और साहित्यिक स्वरूप को भी समृद्ध किया, यह कथन सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 80। नीचे दो कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है अहिंसा मानव जीवन का मूल धर्म है तथा मनुष्य संबंधों का आधार अहिंसा है। कारण आर है गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित थे तथा वे जॉन रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अभिकथन ए सत्य है। भारतीय दर्शन और विशेषकर गांधीवादी विचारधारा में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। कारण आर भी सत्य है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द कास्ट से अत्यधिक प्रभावित थे जिसमें उनके सर्वोदय के विचार को जन्म दिया। चूंकि गांधी जी के अहिंसा संबंधित विचार इसी स्रोतों से पुष्ट हुए हैं, इसलिए कारण आर कथन का सही आधार स्पष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्सेन शास्त्री की है? 81 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली की नगरवधु। यह रचना चतुर्सेन शास्त्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। सुमेलित कीजिए। इसमें रचना एवं रचनाकार का नाम दिया गया है जिसे सुमेलित करना है। राम की शक्ति पूजा यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। दीपशिखा यह महादेवी वर्मा की रचना है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की रचना है तथा मोची राम यह धूमिल जी की रचना है। तो दिए गए कूट के अनुसार ऑप्शन डी यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। यह दोहा बिहारी लाल ने किस राजा के पास भिजवाया था? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराज जय सिंह के। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। जब राजा अपनी नई रानी के प्रेम में राजकाज भूल गए थे तब बिहारी ने यह अनियोक्ति भरा दोहा लिखकर उन्हें कर्तव्य की याद दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। उपेंद्रनाथ अश्क ने किस नाटक में यांत्रिक नियमबद्धता के विरोध विद्रोह की भावना व्यक्त हुई है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंजो दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने बताई है? 85 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य कुंतक ने। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम कहकर इसे काव्य की आत्मा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। बदी उच्चमा का छठी तंत्र रचनाओं में किस शैली का यथेष्ट प्रयोग हुआ है? 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैंटेसी। बदी उज्जमा आधुनिक कथाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। इन कहानियों के पात्रों के अंतर्द्वंद और कहानी के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला कथन है गुलेरी जी उसने कहा था का कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है जिसमें प्रेम और कर्तव्य का समन्वय है। दूसरा कथन है प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त और चंपा के बीच घृणा और प्रेम के द्वंद्व को चित्रित किया गया है। तीसरा कथन है जैनेन्द्र की पत्नी कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की जड़ता और स्त्री की मूक वेदना के माध्यम से उसके अस्तित्ववादी संकट को मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करती है। अगला कथन है उसने कहा था में लहना सिंह का आत्मोत्सर्ग एक रोमानी आदर्शवाद की पुष्टि करता है जबकि पत्नी कहानी का यथार्थ अधिक नग्न और घरेलू है। दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें केवल ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसमें कथन पहला, तीसरा और चौथा यह कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। आकाशदीप यह रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। इसमें बुद्धगुप्त और चंपा के बीच घृणा और प्रेम के द्वंद्व को तो चित्रित किया गया है किंतु अंततः चंपा अपने द्वंद्व पर विजय प्राप्त कर लेती है और अपने प्रतिशोध को छोड़कर सेवा का मार्ग चुनती है। यहाँ प्रतिशोध विजय नहीं हुआ है तो इसके आधार पे यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 88। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा यह उक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुसरो। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, मुक्करियों और खड़ी बोली के शुरुआती प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। सुमेलित करना है। अलंकार एवं परिभाषा और विशेषता दिया गया है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार समान वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तथा उपमा अलंकार में उपमेय उपमान की तुलना की जाती है। तो दिए गए कूट के अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 90, कारक के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित सदानंद सलवास। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके पहले संपादक पंडित सदानंद सलवार थे। बाद में बद्रीदत्त पांडे ने इसका संपादन किया और इसे धारदार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित करना है। इसमें निबंध एवं उनके रचनाकार दिए गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। भारतेंदु जी का निबंध भारतेंदु निबंध है। पंडित डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध अशोक के फूल है तथा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध वंदे वाणी विनायको यह है। दिए गए कोड के अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 93, सुमेलित कीजिए। रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का नाम दिया गया हुआ है। देवराज का उपन्यास, यह अजय की डायरी है। यह उपन्यास विधा में लिखी गई डायरी है। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक पुस्तक है। एक साहित्य की डायरी, यह गजानंद माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति है। वसंत पोद्दार का निबंध संग्रह, यह है यायावर की डायरी, यह वसंत पोद्दार जी का निबंध संग्रह है। तथा घनश्याम बिरला, इनकी डायरी के कुछ पन्ने, यह इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सुमेलित कीजिए। रचना एवं रचनाकार के नाम को सुमेलित करना है। गोपाल राम गहमरी की रचना लंका यात्रा का विवरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना सभा की सभ्यता है। माधव प्रसाद मिश्र की रचना विशुद्धानंद चरितावली है तथा गौरीशंकर ओझा की रचना कर्नल डॉट है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉर्ज व्हीलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी शामी से। जॉर्ज व्हीलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति उत्तरी शामी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 96, 1715 में डच भाषा में हिंदुस्तानी का व्याकरण किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जे केटलर के। जोशुआ जॉन केटलर ने 1715 के आसपास हिंदी हिंदुस्तानी का पहला व्याकरण डच भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, मुंशी प्रेमचंद्र जी का साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसने लिया था? 97 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक यादगार साक्षात्कार लिया था। चतुर्वेदी जी संस्मरण और रेखा चित्र विधा के भी प्रमुख स्तंभ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, नीचे दो कथन है जिसमें एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन 1 है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कारण है, केवल 2.5 अक्षर पढ़ने से ही पंडित होता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 99 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1900 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 ईस्वी से शुरू हुआ था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके संपादक बने, जिससे द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां कौन कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेणुका, सामधेनी, हुंकार, बापू, यह सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। मुकुल, चित्रधारा, झांसी की रानी, यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, यह रचना मैथिली शरण गुप्त की है। तथा मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, यह रचना राम नरेश त्रिपाठी की है। फ्रेंड्स, तो यह थे पेपर का सॉल्व जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछा गया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।